बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग ट्रांजिशनल डिवाइसेस से स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन को। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड भी करूंगा कि आपने पेपर में किस तरीके से ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला क्वेश्चन करना होता है और इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द फिगर्स ऑफ स्पीच। और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हम आज करेंगे और जो फिर रह जाएंगे उनको फिर हम लोग जो है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ आज जो है जो कंप्लीट वर्कशीट्स हैं, यानी पूरे कोर्स की जो फाइल है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको फिर प्रिंट आउट वगैरह आपने लेना हो तो ले लें। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो है हम लोग इंशाल्लाह जो असेसमेंट्स हैं, जो वर्कशीट्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ट्रांजिशनल डिवाइस, तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइस होती क्या है और इसका बुनियादी तौर पर काम क्या होता है। तो ट्रांजिशन का मतलब है यानी कि ना तब्दीली। ठीक है, एक पॉइंट से जब आप दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे राइटिंग के अंदर भी आप ये एक लाइन यूज करते हैं कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द ट्रांजिशन पीरियड, या जैसे हम कहते हैं कि यार अभी मेरा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। यानी जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाते हैं या एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ मूव करते हैं, तो वो जो आपका मूवमेंट वाला या जो आपका शिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग ना ट्रांजिशन पीरियड बोलते होते हैं। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस बुनियादी तौर पर करती क्या है कि जब आप एक आईडीए से दूसरे आइडिया की तरफ, एक बात से दूसरी बात की तरफ जब आप मूव कर रहे होते हैं, तो आप बाज दफ़ा उन दोनों बातों के दरमियान जो ताल्लुक होता है, उनके दरमियान जो रिलेशन होता है, उनके दरमियान जो कनेक्शन है, उसकी जो नौयत होती है, वो आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस के जरिए उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। ये दो बातें हैं, उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो किस तरीके का है। आया कि वो दोनों बातें जो हैं यानी जो आपने पहले बात की थी और उसके बाद जो अगली बात आप कर रहे हैं, क्या वो आप पिछली बात के अंदर ही एक बात ऐड कर रहे हैं, या जो आपने पहले बात की थी अगली बात के अंदर आप उसका कोई कंट्रास्ट दे रहे हैं, या आप उसका कोई सीक्वेंस बना रहे हैं कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। तो राइटिंग के अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, बाद में हो सकता है मुझे याद ना रहे, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका समरी राइटिंग वाला क्वेश्चन होता है, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपने एक आपका जो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन में आपका जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपने गिवन जो पैसेज होता है उसकी आपने समरी लिखनी होती है। तो उसके अंदर भी मैं बार बार बच्चों को ये बात सजेस्ट करता हूँ, उनको मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज करता हूँ कि आपने जो समरी वाला क्वेश्चन है उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस को ज़रूर यूज़ करना होता है। और इसी तरीके से जब आप कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी आपने जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है उनको यूज़ करना होता है। और आपने इनको अपनी जो राइटिंग है, आपका जो राइटिंग स्टाइल है, उसका आपने इनको हिस्सा बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी राइटिंग के अंदर क्लैरिटी लेकर आती हैं, आपकी राइटिंग के अंदर एक फ्लो लेकर आती हैं, आपकी राइटिंग को स्मूथ बनाती हैं। ठीक है, और आपकी राइटिंग के अंदर जो कंफ्यूजन होती है या जो एम्बिग्विटीज होती हैं उसको ये क्या करती हैं, ये मिनिमाइज करती हैं। तो अब ये एक जनरल सा ओवरव्यू जो था वो मैंने आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस का दे दिया। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर बेसिकली द वर्ड्स और phrases which are used to connect ideas, sentences, or paragraphs smoothly. They guide the reader through your writing by showing relationships between ideas, making the text more coherent and easier to understand. अच्छा, अब इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको टाइप वाइज जो है वो पता होना यार चाहिए। ये मोर कोहेरेंट का क्या मतलब है? कोहेरेंट का मतलब है, देखें कोहेरेंस क्या होती है, कोहेरेंस ये होती है एक तरह से क्या लें, तसलसल। ठीक है, तसलसल यानी कि आपकी जो राइटिंग होती है उसके अंदर एक तसलसल आता है, उसके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी आती है, उसके अंदर एक फ्लो आता है, उसके अंदर एक स्मूथनेस आती है, उसके अंदर एक रवानी आ जाती है जब आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करते हैं तो। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये है कि 10th ग्रेड के अंदर और 11th और 12th के अंदर जो है वो बाज़ दफ़ा एक पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है ट्रांजिशनल डिवाइसेस पे, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उस पैराग्राफ के अंदर से कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं उनको स्किप किया गया होता है
और फिर आपको कहा गया होता है कि यहाँ पे आप अप्रोप्रिएटली जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं उनको आप लोग पुट इन करें। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपके एमसीक्यूज का जो पोर्शन होता है, तो एमसीक्यूज के पोर्शन में ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला जो क्वेश्चन है ये नाइन्थ में, टेंथ में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में लाजमी आता है। उसमें सिंपल होगा ये कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, या दो सेंटेंसेस दिए गए होंगे और उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की गई होगी। और फिर आपसे पूछा गया होगा कि बताएं कि ये ट्रांजिशनल डिवाइस कौन सी है। तो उस हवाले से फिर आपको जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो एट फर्स्ट वी हैव द ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ एडिशन। ठीक है। वासिफ इज आस्किंग कि F22 पेपर पैटर्न में बोर्ड में ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन इंक्लूडेड है इन क्वेश्चन नंबर 3, 11th ग्रेड। वो तो फिर आप पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लें। मैं आपको चूंकि आज हमारा टॉपिक इतना लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, तो मैं आपके सामने जो पेपर पैटर्न्स हैं वो मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ ही क्लियर हो जाएं। ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, नाइन्थ, टेंथ वगैरह वगैरह के। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके। पेपर पैटर्न को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ताकि आपको साथ साथ ही जो है ना वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये जनाब अली हमारे पास आ गया नाइन्थ का पेपर। ठीक है। नाइन्थ का मतलब मॉडल पेपर आ गया ना। अब इसमें मॉडल पेपर के अंदर आप देखें तो हो सकता है कि मॉडल पेपर के अंदर ही आपको कहीं पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस से रिलेटेड जो है वो कोई क्वेश्चन मिल जाए। हाँ, अब ये देखें ना, दिस इज नाइन्थ, नाइन्थ का मॉडल पेपर। तो नाइन्थ के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए होता है ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से आता है। फिर उसके बाद हम लोग टेंथ में चलते हैं। तो टेंथ के अंदर अगरचे एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता लेकिन आ सकता है। ठीक है। यानी कि यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि आपको यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइस वाला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज में तो आता ही आता है। एमसीक्यूज के अंदर तो एक आधा क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइस वाला जरूर आता है। जिस तरह आप देखें ना, ये टेंथ का पेपर मैंने ओपन किया हुआ है। टेंथ के पेपर के अंदर ये वाला जो एमसीक्यूज है ये ट्रांजिशनल डिवाइस में से। देखें, चूज द सूटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस, नजर आ रहा है ना सारे बच्चों को? हम्म। जी सर। अच्छा, आप देखो, इसका मतलब है कि नाइन्थ के हवाले से भी ये टॉपिक रेलेवेंट है, टेंथ के हवाले से भी रेलेवेंट है। उसके बाद अब मैं इलेवंथ का पेपर पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये इलेवंथ का पेपर पैटर्न है। तो इलेवंथ के पेपर पैटर्न में हम आते हैं। तो एक तो एमसीक्यूज के अंदर आप देखें तो एमसीक्यूज में भी आपको कोई ना कोई ट्रांजिशनल डिवाइस वाला क्वेश्चन जो है वो सर मिल शुरू जाए। शुरू में था एक। कहाँ पे था शुरू में? नहीं, शुरू में नहीं था। बहरहाल इसमें भी आता है। ठीक है। इसमें 11th ग्रेड में भी ना आपसे वो ट्रांजिशनल डिवाइस वाला जो क्वेश्चन है इसमें से आपसे एमसीक्यू वो पूछ सकते हैं, पहले आता रहा है। और दूसरे नंबर पर ये है कि यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ पे तो आपसे ये वाला जो नरेशन वाला पार्ट है ना, नरेशन वाला पार्ट, यहाँ पे भी आपसे वो अगर चाहें तो नरेशन की जगह पे वो आपसे ट्रांजिशनल डिवाइस भी पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप 11th ग्रेड में आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो पैराग्राफ के अंदर भी आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करना होता है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद अगर आप 12th ग्रेड में आ जाते हैं तो 12th ग्रेड में जो ये वाला पार्ट है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7, तो 12th ग्रेड में जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें आपको टेंस चेंज भी आ सकता है और टेंस चेंज के साथ साथ यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। ही भाई आस्किंग कि सर नाइन्थ का लास्ट ईयर जो पेपर आया था, तो बेटा लास्ट ईयर तो सिलेबस ही और था ना, इस दफा तो सिलेबस और है। लास्ट ईयर का सिलेबस और था, इस दफा का सिलेबस और है। ठीक है। तो बहरहाल द थिंग इज कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, और इसको आप जरा गौर से इसको समझें। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं, अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो ऑब्वियसली मैं फिर आपको क्यों पढ़ाता? व्हाई वुड आई टीच यू दिस टॉपिक इफ दिस वाज नॉट इम्पॉर्टेंट? अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ एडिशन में हमारे पास कौन सी आती हैं? एडिशनली। ठीक है। जैसे ही इज एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन, एडिशनली ही इज अ स्किल्ड पेंटर। मोर ओवर आप लगाते हैं, मोर ओवर का भी यही मतलब होता है। ठीक है। जी मैं मॉडल पेपर शेयर कर देता हूँ। फर्दर मोर, फर्दर मोर का भी यही मतलब होता है, जैसे शी इज इंटेलिजेंट, फर्दर मोर शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। इसकी जगह पे आप मोर ओवर भी लगा सकते हैं, एडिशनली भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी की है। अच्छा, इसी तरीके से एंड हम लगाते हैं एडिशन के लिए, आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास।
ऑल्सो ऑल्सो भी ये ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन है। जैसे ही स्पीक्स स्पेनिश, ही ऑल्सो स्पीक्स फ्रेंच, और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ही स्पीक्स स्पेनिश ऑल्सो, ही स्पीक्स फ्रेंच। इसी तरीके से इन एडिशन, ठीक है, इन एडिशन आप लगाते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन के तौर पर, ही वी विजिटेड द म्यूजियम, इन एडिशन वी वेंट टू द जू। यहाँ पे आप मोरओवर बिसाइड। भी लगा, बिसाइड्स भी लगा सकते हैं। बिसाइड्स का भी यही मतलब होता है, इसके अलावा, अलावा अजीम, ठीक है, इन यू नो, अदर देन दैट, ठीक है, इन एडिशन। तो ये सारी जो है वो क्या है, ये ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन, यानी कि इनका सिर्फ आपको ये बहुत कोई, ये बड़ा लाइट सा टॉपिक है, ठीक है, बड़ा लाइट सा टॉपिक है, बट आपको इसका इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको होनी चाहिए। नाउ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि ये मेरे पेपर पैटर्न, मेरे पेपर में इंक्लूडेड है या नहीं है, बिकॉज इफ यू विल आस्क दिस क्वेश्चन at this level from me, तो I will be disappointed. Now ask me कि मैं why I will be disappointed. If somebody asks me कि सर ये मेरे पेपर में included है या नहीं है, तो why I will be disappointed, पूछे मुझसे जरा कि सर आप क्यों डिसअपॉइंट होंगे अगर कोई बच्चा ये सवाल पूछता है तो। सर आप क्यों डिसअपॉइंट होंगे? मैं इसलिए मैं इसलिए डिसअपॉइंट होऊंगा क्योंकि जो बच्चा ग्रामर को, जो बच्चा भी ग्रामर पढ़ रहा है, और वो ग्रामर को पढ़ रहा है ओनली फॉर पेपर, ठीक है, जो बच्चा मुझसे ग्रामर पढ़ रहा है एंड ही और शी इज स्टडिंग ग्रामर ओनली फॉर द पेपर, तो मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा मेरे पास सिर्फ इसलिए आता है कि मेरे पेपर में जो ग्रामर है वो मुझे पढ़ा दें, तो ही और शी इज एट द रॉन्ग प्लेस। उसको मेरे पास नहीं होना चाहिए, उसको किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहाँ पे उसको जुगाड़ लगा के कोई बंदा उसको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा दे जो उसको अभी 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 के लिए उसकी ज़रूरत है, ठीक है। एक डॉक्टर में एक 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 डॉक्टर में और एक अनाड़ी आदमी में क्या फर्क होता है? अनाड़ी आदमी के पास आप जाते हैं, वो आपको 10-15 मिनट के लिए आपका काम कर देता है, जिससे आपके 10-15 मिनट गुजर जाते हैं, आधा घंटा गुजर जाता है, घंटा गुजर जाता है। और जब आप किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाते हैं तो वो बंदा आपका हमेशा के लिए मसला सॉल्व करता है। तो मैं आपका हमेशा के लिए मसला सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं आपको वो चीज़ें भी बताना चाहता हूँ जो आपको साल के बाद काम आएंगी, जो आपको 2 साल बाद काम आएगी, जो आपको 10 साल बाद काम आएगी, जो आपको 50 साल बाद काम आएंगी। तो इसलिए फॉरगेट अबाउट द पेपर, ठीक है, थिंक अबाउट योर होलसम एंड कंप्लीट डेवलपमेंट, थिंक अबाउट योर होलसम प्रोग्रेस एंड योर होलसम, you can say that, uplifting or boosting of your skills and boosting of your knowledge। ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको जगह जगह पर काम आएंगी और आपके पूरे पेपर के अंदर आपको हेल्प करेंगी। अब अगर एक बच्चा ये कहता है कि सर आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं, वो तो मेरी क्लास में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो आपने जब आप समरी लिख रहे होंगे या आप ऐसे लिख रहे होंगे, पैराग्राफ लिख रहे होंगे, लेटर लिख रहे होंगे, एप्लीकेशन लिख रहे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे होंगे, तो वहां पे आपको हो सकता है कि कोई पैसिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए। तो वहां पे अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं बनाना होगा तो आप गलती कर बैठेंगे ना। तो इसलिए इस चक्कर में पढ़ाई ना करें, इस चक्कर में ना पढ़ा करें, राइट, ताकि आपकी जो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो आपका मसला हल हो, और आपका मसला जो है वो हल हो फॉरएवर, हमेशा के लिए आपका मसला हल हो, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग कपड़ों का कंट्रास्ट करते हैं, ये लड़कियां जो हैं इनको मैं कहता हूँ कि ये कंट्रास्ट की शहजादियां होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लड़कों को तो खैर सेंस ही नहीं होती ना। अभी अक्सर मैं जब कपड़े पहन के आता हूँ तो मेरी बेगम मुझे कहती है यार ये मैच नहीं कर रहा, जाओ इसको चेंज करके आओ, ये शर्ट मैच नहीं कर रही, ठीक है, ये पैंट शर्ट के साथ मैच नहीं कर रही। तो गर्ल्स जो है ना ये कंट्रास्ट की वो होती हैं, एक्सपर्ट्स होती हैं। ये फौरन से ये देख के बता देती हैं, अच्छा हाँ इस कलर के साथ ये कलर मैच होगा, मतलब मैच से मुराद ये होगा कि इसका इसके साथ कंट्रास्ट बन जाएगा, ठीक है, येलो के साथ जो है वो ब्लैक का, येलो के साथ वाइट का, ठीक है, रेड के साथ वाइट का, तो कंट्रास्ट करना, ठीक है। ये जैसे वो ना यार ये बहुत अच्छा कंट्रास्ट है। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको एक स्ट्रक्चर के अंदर फिट इन कर देना जो है वो कंट्रास्ट कहलाता होता है। अच्छा, अब कंट्रास्ट के लिए हम लोग कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं? हाउ, ठीक है, दैट द टीम प्लेड वेल, हाउएवर दे लॉस्ट द मैच, यानी ऑपोजिट सिचुएशन, बट यूज करते हैं, येट हम यूज करते हैं, ऑल्दो यूज करते हैं, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, इवन दो, इवन दो को हम लोग यूज करते हैं, निवरदलेस, ठीक है, इसके बावजूद, निवरदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद, इट वाज कोल्ड, निवरदलेस ही वेंट स्विमिंग,
अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम यूज करते हैं। ठीक है, दिस सोल्यूशन इज फास्ट, ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, कंट्रास्ट और कंपैरिजन सेम होता है? नहीं, कंट्रास्ट और कंपैरिजन सेम नहीं होता। कंट्रास्ट जो कंपैरिजन होता है, एक ही चीज के ऊपर दो 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 चीजों को, एक पॉइंट के ऊपर या एक एक्शन के परस्पेक्टिव से दो चीजों को चेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी एक सेंटेंस लिखूंगा और आपको कंपैरिजन और कंट्रास्ट का डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अली गॉट ए ग्रेड इन द एग्जाम। ठीक है, अली गॉट ए ग्रेड इन द एग्जाम। सिमिलरली, सिमिलरली कैसे पढ़ा होगा? सिमिलरली ahad सिमिलरली ahad scored a grade in the test। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि अली इज प्लेइंग लूडो। ठीक है, अली इज प्लेइंग लूडो एंड हिज सिस्टर इज प्लेइंग सॉकर। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ कि अली प्लेड लूडो वेयर एज हिज सिस्टर वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, अच्छा, अली स्कोर्ड ए इन द एग्जाम बट आहद फेल्ड द टेस्ट। अब मुझे बताएं कि जो फर्स्ट सेंटेंस था, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है? कंट्रास्ट। 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 कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन हो रहा था। वी आर कंपेयरिंग ahad with Ali in terms of their grades। हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यस। कंपैरिजन बोलना था। ओके, चलें, कोई बात नहीं। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम कहते हैं ना, वो पेरेंट्स बच्चों को कंपेयर करते हैं, तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, उसके इतने नंबर आए हैं, तुम कम पढ़ते हो, वो ज्यादा पढ़ता है, कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है कि कंपैरिजन। वो खेल रहा है, वो सॉकर खेल रहा है। इसमें भी एक ही पॉइंट है, उसके ऊपर हम दोनों को एक ही, यानी कि एक ही क्राइटेरिया है, उसके ऊपर हम दो चीजों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे यस। कंट्रास्ट हो रहा है। एक बंदा कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, तो कंट्रास्ट हो रहा है। यहाँ पे उसने ये कर लिया, उसने वो बिल्कुल ही फेल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्रास्ट हो रहा है। सो कंपैरिजन के अंदर ये ऊपर अहमद ने सर बड़े अच्छे इसमें से भी कंपैरिजन नहीं होगा? अली यहाँ, प्लेड लूडो। सर ये नहीं, इससे ऊपर जो है, अली प्लेड लूडो वेयर हैज हिज सिस्टर वॉच्ड अ मूवी। नहीं 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 नहीं, कंपैरिजन नहीं है, कंट्रास्ट है। बिकॉज अगर होता है ना, सर एक देखो, कंपैरिजन में क्या होता है? कंपैरिजन में एक ही पॉइंट होता है और एक ही पॉइंट के ऊपर दो चीजों को क्या किया जा रहा होता है? चेक किया जा रहा होता है, उनका वेट किया जा यस रहा सर, समझ आ यस। है। ठीक है, सर आप कॉन्ट्रास्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? कंट्रास्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब आप ऑपोजिट चीजों को दो ऑपोजिट चीजों को आप एक ही स्ट्रक्चर के अंदर या एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उनको बयान करते हैं, तो वो कंट्रास्ट होता है। ठीक है, ठीक थैंक यू। है, एक फॉर एग्जाम्पल अगर सर मैं कहता, जी जी, जी जी, सर अभी हमने पढ़ा कि जो एंड है ये एडिशन के मामले में यूज होता है। हाँ हाँ। तो ये फिर एडिशन नहीं होगा सेकंड विंडो में? देखें, एक जो ट्रांजिशनल डिवाइस होती है ना, एक ट्रांजिशनल डिवाइस, वो हो सकता है कि वो एक से ज्यादा सिचुएशन के लिए यूज हो रही हो। जिस तरह मिसाल के तौर पर जो ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन होती हैं, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन, और इसी तरीके से ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ समरी। ठीक है, वो सेम होती हैं, समरी के लिए भी यूज हो सकती हैं और कंक्लूजन के लिए भी यूज हो सकती हैं। इसी तरीके से एक जो ट्रांजिशनल डिवाइस जो सीक्वेंस में आ रही है, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस के अंदर एक ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन भी हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट डू दिस, देन डू दिस, देन डू दिस, देन डू दिस, एंड फाइनली डू दिस। तो अब जो फाइनली है वो ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस भी है और ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन भी है। समझ आ रही है ना? सर ये इन एडिशन और मोर ओवर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं?
इन एडिशन में और मोर ओवर में होता यह है कि जब आप एक बात कर रहे हैं, एक बात, ठीक है, और एक यस बात है, आपने एक बात की और वो पार्शली, ठीक है, पार्शली इनकम्प्लीट है, Yes. ठीक है, यानी कि उसमें कुछ यस ना कुछ उसके अंदर ना एक अधूरापन पाया जाता है, और उस अधूरेपन को दूर करने के लिए आप उसके अंदर एक दूसरी चीज ऐड करते हैं, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, इन एडिशन, ठीक है। Yes. यस और अगर आपने एक बात की और वो बात अपने आप में मुकम्मल हो गई, और उस मुकम्मल बात के अंदर आप एक और बात ऐड करते हैं, तो फिर वहां पे आप क्या लगाएंगे, मोर ओवर और ओवर, थैंक यू सर ठीक है। पूछें, इस तरह के सवाल पूछेंगे तो आपको अच्छे तरीके से चीजों की समझ आएगी। अच्छा, अब कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की समझ आ रही है। यस सर हाँ, जब आप, लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास रेड के दो शेड्स हैं, तो रेड के दो शेड्स को जब आप एक दूसरे के साथ चेक करेंगे तो आप उनको कंपेयर कर रहे होंगे या कंट्रास्ट कर रहे Yes. हो, कंपेयर, Compare. कंपैरिजन कंपैरिजन कर रहे होंगे। और अगर आप रेड को ब्लैक के साथ चेक करते हैं तो वो क्या होगा, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट Contrast. कंट्रास्ट होगा, ठीक है। यानी कि कंट्रास्ट के अंदर आप चीजों की आपस के अंदर जो सुटेबिलिटी होती है या उनके दरमियान जो डिफरेंस का जो गैप होता है वो आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। समझ आ रही है ना। यस हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक देसी एग्जांपल देता हूँ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी अम्मा को लेके किसी होटल में खाना खाने गए हो, क्यों भाई, यस सर। और यस जब सर होटल में जब आप जाते हैं तो अम्मा अम्मा जब पूछती हैं कि ये पास्ता कितने का है, और आप बताते हैं कि मामा ये पास्ता की एक प्लेट जो है ये हमें 2500 में पड़ी है, तो अम्मा आगे से कहती हैं, हाय हाय, इतने में, इतने पैसों में तो मैं पूरे टब्बर के लिए पास्ता बना देती। जी सर। होता है। तो अब वो अम्मा क्या कर रही होती हैं, कंपैरिजन कर रही होती हैं या कंट्रास्ट कर रही होती हैं, कंपैरिजन कर रही होती हैं, कंपैरिजन कंपैरिजन। कंपैरिजन। और अगर अम्मा ये कहती हैं, अम्मा ये कहती हैं कि 2400 में पास्ता खाने से बेहतर था कि हम 2400 में बाहर से जो है ना वो 24 छलियां लेके खा लेते। कंट्रास्ट अब Contrast. कंट्रास्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब वो, यस अब कंट्रास्ट हो रहा है। कंट्रास्ट। कंट्रास्ट हाँ। अच्छा, इसी तरीके से जब आप कहते हैं तुम्हारा सूट महंगा है, मेरा सूट तुम्हारा सूट महंगा है और मेरा सूट सस्ता है, अब कंपैरिजन कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन। 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 कंपैरिजन कर रहे हैं। और जब आप कहते हैं कि तुम्हारे सूट के साथ ये जो तुम्हारी तुम्हारे सूट के साथ तुम्हारे शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कंट्रास्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रास्ट। तो अब इससे आई कैन कीप गिविंग यू एग्जांपल्स फॉर द होल डे, बट आई एम हैप्पी कि आपने आपको चीज समझ आ गई, एंड इवेंचुअली द पर्पस इज कि आपको जो है वो बात समझ आ जाए, ठीक है। हाँ, कंपैरिजन जो है उसमें आप, ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन दो सिमिलर चीजों के दरमियान होता है और कंट्रास्ट दो डिफरेंट चीजों के दरमियान होता है। बात यह है कि कंपैरिजन के अंदर आप दो चीजों के दरमियान सिमिलैरिटी को फाइंड कर रहे होते हैं, मतलब दो चीजों के दरमियान सिमिलैरिटी भी हो सकती है और दो चीजों के दरमियान कंट्रास्ट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फोन पड़ा हुआ है और इसी तरीके से मेरे सामने ये स्पीकर्स पड़े हुए हैं, अब इन दोनों का कलर जो है वो क्या है, कलर दोनों का ब्लैक है, तो अब इन दोनों के दरमियान मैं कंपैरिजन भी कर सकता हूँ और इन दोनों के दरमियान मैं कंट्रास्ट भी कर सकता हूँ कि यार इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, उसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन हमेशा दो सिमिलर चीज़ों के दरमियान होता है और कंट्रास्ट दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान होता है। हाँ, अगर दो चीज़ों के दरमियान आप सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर उनके दरमियान आप डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, उनका कंट्रास्ट कर रहे हैं। अहमद ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कंट्रास्ट में क्या होता है कि वी इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रेरी आइडियाज। कंपैरिजन के अंदर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के तनाजुर में, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से हम उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना, बात समझ आ रही है। यस सर ये सर। जब अब पेपर आता है जी जी। उसमें सर वो जो फर्क वाले सवाल होते हैं दरमियान में लाइन लगाते हैं एक तरफ, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ना, अगर हम चाहते हैं कि हम ये लाइन नहीं लगाते, मतलब कि फिर हम कौन से ये वाले यूज करेंगे, डिवाइसेस वो कंट्रास्ट वाले ना।
नहीं वो तो अगर आप कंट्रास्ट, आपने आपको डिफरेंस अगर आप पूछा गया है कि आप जनाब वो उसमें क्या उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल में और एलिमेंट में आप डिफरेंस बताएं, तो फिर आप कहेंगे कि मॉलिक्यूल इज दिस, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एलिमेंट इज दिस। मॉलिक्यूल, इवन दो मॉलिक्यूल हैज दिस बट इट कैन नॉट डू दिस, although molecule has this but it cannot have such qualities that we find in element वगैरह वगैरह। और अगर आप उन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज बता रहे हैं तो आप बताएंगे कि मॉलिक्यूल डज दिस एडिशनली, एलिमेंट एलिमेंट हैव द सेम वगैरह वगैरह। तो अगर आपसे सिमिलैरिटीज पूछी गई हैं तो फिर आप एडिशन वाली यूज करेंगे, और अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे गए हैं तो फिर आप कंट्रास्ट वाली यूज करेंगे। यस सर। ओके, नाउ देन वी हैव द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज। अब इनको जरा जल्दी जल्दी करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट आपको कोई चार पांच जो है ना वो फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ा दूँ। ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज में क्या होता है कि आप किसी भी काम की जो रीज़न होती है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, या जो उसका जो कोई पर्पस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो बताने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज यूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल बिकॉज है, ठीक है, शी स्टेड होम बाय बिकॉज शी वाज सिक, तो बिकॉज जो है ये क्या है, ये ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज है। ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज को ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रीजन भी कहा जाता है। इसी तरीके से इसी के अंदर ही फिर कॉज के अंदर ही फिर क्या आती है, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रिजल्ट आ जाती हैं, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ पर्पस आ जाती हैं। सेंस जो है वो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रीजन के तौर पर इसको यूज करते हैं। सिंस यू आर हेयर लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, तो अब इसमें लेट्स स्टार्ट द मीटिंग वाई, सिंस यू आर हेयर, तो सिंस जो है ये यहाँ पे रीजन बता रहा है। ही मिस द बस देयर फोर ही वॉज लेट टू वर्क, तो ये तो देयर फोर है, ये रिजल्ट। रिजल्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ही इट रेन्ड ही heavily, as a result the roads were flooded, the factory closed, consequently many workers lost their jobs, तो consequently जो है ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रिजल्ट है, ठीक है ना। सर अच्छा है, कॉन्सिक्वेंटली क्या मतलब? कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है नतीजे के तौर पर, नतीजतन, ठीक है, नतीजतन। कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं नतीजे को, नतायज को। तो कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली के साथ साथ जो दूसरी यूज होती हैं रिजल्टेंटली, ठीक है, रिजल्टेंटली, रिजल्टेंटली यानी कि नतीजे के तौर पर। हैंस को आप यूज करते हैं, दस को आप यूज करते हैं, ही वॉज टायर्ड हैंस ही टुक अ नैप, द एक्सपेरिमेंट फेल्ड दस वी हैड टू स्टार्ट ओवर, इसलिए दस, दस हैंस इसका इनका मतलब होता है इसलिए, इस वजह से, इसलिए। और उसके बाद होती है ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस। सर तो कॉन्स्टेंटली और एज अ रिजल्ट सेम नहीं होगा, हाँ कॉन्सिक्वेंटली और एज अ रिजल्ट सेम है, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, देयरफॉर, दस, हेंस, क्योंकि कॉज एंड रिजल्ट साथ साथ चलते हैं ना, ठीक है, कॉज एंड रिजल्ट जो है ना ये साथ साथ चलते होते हैं। तो आपने सिर्फ सिंपल ये देखना होता है कि अगर तो रिजल्ट के साथ लगाई गई है, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंस है या जो आउटकम है, आउटकम के साथ अगर लगी हुई है तो वो रिजल्ट बन जाएगी, और अगर रीजन के साथ लगी हुई है तो फिर ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रीजन बन जाएगी। इनको हम लोग ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट कि कुछ क्योंकि इकट्ठी यूज होती है ना, उधर लगा देंगे तो कॉज वाली बन जाएगी, उधर लगा देंगे तो रिजल्ट वाली बन जाएगी। समझ आ रही है ना जी आमना? इसमें शो भी आ सकता है ना बेटा यू आर नॉट क्लियर। ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ कॉज में शो भी यूज कर सकते हैं। बच्चे नहीं समझ आ रही मुझे आपकी बात, दोबारा से ट्राई करें। हेलो आमना, टाइप कर दो। ऑल इन ऑल सीक्वेंस में नहीं आता, ऑल इन ऑल जो है वो सीक्वेंस में नहीं आता, ऑल इन ऑल जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ रिजल्ट में या एम्फेसिस में आता है, ठीक है। ऑल इन ऑल जो है वो सीक्वेंस में बहुत कम हम इसको यूज करते होते हैं। सर कैन वी यूज सो इन कॉज ट्रांजिशनल डिवाइस? यस, सो को आप यूज कर सकते हैं, सो को भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज टायर्ड, जैसे ही वॉज टायर्ड सो ही टुक अ नैप, तो आप सो को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद है सीक्वेंस, ये सबसे आसान होती हैं, फर्स्ट या फर्स्टली, सेकंड सेकंडली, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग दिस, फाइनली, सबसीक्वेंटली, ठीक है, सबसीक्वेंटली मतलब उसके बाद, राइट आफ्टर दैट, उसी से मिलता जुलता, ठीक है, राइट आफ्टर दैट। जैसे ना फर्स्टली या फर्स्ट या एट फर्स्ट, ठीक है, अक्सर आप जब वो प्रैक्टिकल्स वगैरह लिख रहे होते हैं या प्रोसीजर्स लिख रहे होते हैं
तो उसमें आप प्रोसीजर्स वगैरह बताने में आप जो है ना वो ये यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जब आपको डेली रूटीन लिखने के लिए आती है, या आपको विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, इस तरह की चीज़ें जब आपको आती हैं, तो उसमें फिर आप ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट डू दिस, देन डू दैट एट थर्ड, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, वगैरह वगैरह। ठीक है। ऑल दो मतलब एडवांस लेवल के ऊपर इनको यूज़ नहीं किया जाता होता आइल्स वगैरह में। वहाँ पे फिर ये होता है कि कुछ नई नॉवल किस्म की यूज़ की जाती होती हैं। बट ये है कि एट एट दिस लेवल आपको ये एटलीस्ट ये पता होंगी, तो फिर इससे आगे आप मूव करेंगे। देन वी हैव द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एम्फेसिस। अब ये आपको ना आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, पेपर के अंदर आपको ये काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। इंडीड, ही इज इंडीड द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, इंडीड ही इज गुड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फादर loves us very much। ठीक है। इंडीड ही इज एन अमेजिंग पर्सन। अब इंडीड जो है ये क्या है, एम्फेसिस के लिए। इंडीड, इन फैक्ट, टू एम्फेसाइज, above all in all, certainly, of course, undoubtedly। ठीक है। यस, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली, अनडाउटेडली। ठीक है। विदाउट अ डाउट। ठीक है, वगैरह वगैरह। एंड देन वी हैव ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ इलस्ट्रेशन। इनको ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एग्जाम्पलिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पलिफिकेशन। जी बेटा, एग्जाम्पलिफिकेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, नेमली, इंक्लूडिंग। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात के ऊपर जोर डालना, किसी बात को की वजाहत करने के लिए, किसी बात पे जोर डालने के लिए, किसी बात की अहमियत जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको अटेस्ट करने के लिए। ताकीद। हाँ, ताकीद के लिए, हुरूफ ताकीद इनको कहा जाता है उर्दू में। बेशक। ठीक है, बगैर शक के। ठीक है। जैसे उर्दू में आप कहते हैं ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, वगैरह वगैरह, इस बात में कोई शक नहीं। उर्दू में इनको हुरूफ ताकीद कहा जाता है। यस हिबा। जी बेटा, सवाल पूछा करें, सवाल कॉन्फिडेंस के साथ पूछा करें। जी, जल्दी से पूछे बेटा, सो दैट आई कैन देन मूव फॉरवर्ड। ओके, आप टाइप करें। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन में और एग्जाम्पलिफिकेशन में कोई इतना खास फर्क नहीं होता। सॉरी, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इलस्ट्रेशन में और एग्जाम्पलिफिकेशन में एक ही चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, वगैरह वगैरह। एंड देन वी हैव ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन। ये आपने अक्सर समरी वगैरह में आप इसको यूज़ करते हैं, आप इसको ऐसे राइटिंग में यूज़ करते हैं, पैराग्राफ्स में आप इसको। इन कंक्लूजन, टू समराइज, इन समरी, दस, एज अ रिजल्ट। ठीक है, इसी तरीके से इन अ नटशेल। ठीक है, दैट्स वाई। इन अ नटशेल। ठीक है, टू सम इट अप। ठीक है, इसी तरीके से इन शॉर्ट। ठीक है, इसी तरीके से। सर टर्सली यूज कर सकते हैं? बेटा, टर्सली यूज कर सकते हैं, वो भी कंक्लूजन के लिए होता है। कौन सा? टर्सली। टर्शली। यस सर। स्पेलिंग्स लिखें। TERSCLY। TER। SELY। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सीरियसली, ठीक है, हाँ, ये भी यूज कर सकते हैं आप बिल्कुल। और इसी तरीके से और भी काफी सारे होते हैं जो आप इनको यूज करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ। ठीक है, सर वो तो दैट्स वाई। दैट्स वाई को भी यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई कंक्लूजन के तौर पे नहीं आता वो, एक शॉर्ट रिजल्ट के लिए आता है। कंक्लूजन से मुराद ये होता है कि जब आप अपनी बात को मुकम्मल तौर पर एक किसी कंक्लूजन पर लेकर आ रहे हैं, एंड पर लेकर आ रहे हैं, जब आप अपनी बात को मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, टू रैप इट अप। ठीक है, टू रैप इट अप। ठीक है, वगैरह वगैरह। और कंपैरिजन में सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे। ठीक है, और इसी तरीके से इसके साथ कंपैरिजन के अंदर अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा,
इसी तरीके से ऑन द सेम लाइंस। ठीक है। अच्छा, इक्वली, इक्वल टू दैट। ठीक है, इक्वली। इन अपोजिट टू। नहीं, ऑपोजिट में फिर वो कंपैरिजन हो जाएगा, बस वो कंट्रास्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फिर कंट्रास्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हिबा ने सवाल टाइप कर दिया है, समटाइम्स देयर कम्स टू और मोर देन ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन अ कॉमन ब्लैंक और एमसीक्यू, सो कैन वी यूज इट लाइक ऑल सीम टू बी करेक्ट? नहीं, उसमें भी आपने देखना होता है कि वहां पे आपसे जो सवाल पूछा गया है उस सवाल की नौइयत को आपने देखना होता है और फिर अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना होता है। जैसे शायद यहाँ पे कहीं पे था, अब ये देखें ना कि डैश इट वाज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ऑल्दो। although although ये कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस होगी? रीजन। नो, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ cause कंट्रास्ट है ये। ऑल्दो यहाँ पे क्या कर रहा है? कंट्रास्ट कर रहा है, रीजन नहीं दे रहा। मतलब बारिश होना स्कूल जाने की वजह थोड़ी होती है। समझ आ रही है ना? जी सर। कंट्रास्ट यहाँ पे किया जा रहा है कि बेशक बारिश हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्कूल गया, इवन दो इट वॉज रेनिंग, ऑल दो इट वॉज रेनिंग। ठीक है, कंट्रास्ट यहाँ पे हो रहा है। तो आप सेंटेंस की नेचर को देखते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड करते हैं। अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस में बेटा एक तो आपने ये करना होता है कि आपने यू हैव टू चूज द राइट डिवाइस। जब आपको इस तरीके से पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन दी गई होती है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने हेस्टीली नहीं सॉल्व करना है इसको। जो 9th के बच्चे हैं, 10th के फर्स्ट ईयर के सीरियस सर? बच्चे। जी, सर कंपैरेटिवली यूज हो सकते हैं ट्रांसलेशन डिवाइस के तौर पे? कंपैरेटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है। सर कंक्लूजन और कॉज में पॉइंट क्या है डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसमें कंफ्यूजन होती है, अब कोई सेंटेंस आ जाए। देखो, जो कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूजन वो दर हकीकत बहुत सारी चीज़ों का एक ही कंक्लूजन होता है। जब मतलब ये हुआ उसके बाद जब आप उसको उन सब का एक होलसम रिजल्ट बनाते हैं, बताते हैं, तो वो कंक्लूजन होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो कॉज एंड इफेक्ट वाला होता है, तो कॉज तो किसी एक एक जब एक एक इवेंट को आप एक रिजल्ट के साथ अटैच करते हैं, ये इवेंट वन है और इसका ये रिजल्ट वन है, तो अब ये क्या होगी, यहाँ पे आप ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज यूज करेंगे। और जब आप इस तरह की काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स बना के ये इवेंट ये हुआ, ये दूसरा इवेंट ये हुआ, इसका ये रिजल्ट निकला, ये तीसरा इवेंट हुआ, इसका ये रिजल्ट निकला, अब इन सब का आप एक तरह से इन सब की आप एक समरी देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो कंक्लूजन वाला यूज करें। तो कंक्लूजन जो होता है ना, कंक्लूजन और रिजल्ट में फर्क होता है। रिजल्ट किसी एक एक्टिविटी का हर एक्टिविटी का रिजल्ट होता है, हर होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब कि है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर अमल का एक जवाब होता है। लेकिन कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन एंड पे निकलता होता है। नतीजा हम हमेशा जब तक जब इवेंट्स खत्म हो जाते हैं या जब इवेंट्स अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं, तो उसके बाद हम उसका नतीजा निकालते होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपने जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये है कि आपने जब आपको ये वाला सवाल आता है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रांजिशनल डिवाइस जो है वो मतलब जैसे इवेंचुअली और एज अ रिजल्ट, अब इवेंचुअली और एज अ रिजल्ट जो हैं ये दोनों सेम है, एक ही कैटेगरी की रिजल्ट, एक ही कैटेगरी की। समझ आ रही है ना? तो अब आपने जो एक जैसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ जाएं, तो आपने उनको ज़रा ध्यान से देखना है, उनकी अप्रोप्रिएटनेस जो है उनको देख के और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको डिसाइड करना है। और मैं अक्सर बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने ये वाला जो क्वेश्चन होता है, जो आपके सब्जेक्टिव के अंदर ट्रांजिशनल डिवाइस वाला क्वेश्चन आता है, उसको आपने पहले लेड पेंसिल के साथ उसको सॉल्व करना है और फिर मैच करना है आपको। जिस तरह से वो होता था ना, छोटे छोटे हम लोग जब होते थे, तो वो एक गेम आती होती थी जिसमें आपने वो पीसेस को जोड़ के तो एक शेप बनानी होती थी, तो ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ होती है। आप बना के फिर उसको देखते हैं कि यार सारे पीसेस अपनी जगह पे लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार हल्का फुल्का सा कोई इसके अंदर कोई मिस मैच या मिस फिटिंग मौजूद है, तो फिर अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। एंड फॉर दिस यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। आपको बगैर प्रैक्टिस के ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओवर यूज को आपने इसी तरीके से जब आप समरी में यूज कर रहे हैं या आप ऐसे राइटिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर यूज ना करें,
because too many transitions can make writing cumbersome. Cumbersome मतलब difficult to read, लेथार्जिक बना देती हैं आपकी राइटिंग। तो बहुत ज्यादा भी आपने यूज नहीं करनी। और सर कोहेरेंस उर्दू में इसे क्या कहेंगे? मुश्किल, ठीक है, मुश्किल, उलझाव का शिकार, मतलब बहुत ज्यादा आपकी राइटिंग के अंदर उलझाव आ जाता है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी हसीबा। सर एक समरी में कितने ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करने चाहिए? कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5। ओके सर। कम से कम 3 आपके अंदर जो है वो 3 आपकी समरी के अंदर होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 5 होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ओके। हाँ। और इसी तरीके से एक तो कोहेरेंस का ख्याल रखें। द चोजन ट्रांजिशन शुड नेचुरली कनेक्ट आइडियाज विदाउट कॉजिंग कंफ्यूजन। ये ना कि जबरदस्ती आप उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस घुसेड़ के तो खामखा अपनी बात को आप जो है ना वो मुश्किल बनाएं। नेचुरल नेचुरल लगनी चाहिए वहां पे ट्रांजिशनल डिवाइस, और कंसिस्टेंट रहें। मतलब अगर आप सीक्वेंस वाली यूज कर रहे हैं तो फिर आप सीक्वेंस वाली यूज करें, और अगर आप एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन है तो वहां पे फिर आप कंट्रास्ट वाली यूज करें। कंपैरिजन देना है तो वहां पे कंपैरिजन वाली यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी जरा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब इसमें आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी हुई हैं, ऑल्दो, इन कंट्रास्ट, देयरफॉर, इन एडिशन, एज अ रिजल्ट, फॉर एग्जांपल, नेवरथलेस। तो इसमें से जरा इसको सेलेक्ट करें और इसको सॉल्व करें। आल्दो। पहले द में से ट्रैफिक, देयरफॉर। द ट्रैफिक, therefore, हाँ, देयरफॉर। अब यहाँ पे देयर therefore, भी लग सकता है और एज अ रिजल्ट भी आ सकता है। आ सकता है ना, दोनों आ सकते हैं। जी सर। अच्छा, आप इसमें देखें कि अब देखें, गौर गौर करें। आपने फौरन से देयरफॉर कहा, मैंने लगा दिया, लेकिन अब सवाल को पढ़ें। द ट्रैफिक वॉज हैवी। क्या ट्रैफिक का हैवी होना उनके टाइम पर पहुंचने की वजह बने? नो। no sir, नहीं। तो फिर हम देयरफॉर तो नहीं लगाएंगे। आल्दो। हाउएवर। As a तो result, ऑल्दो सर। Never. हाउएवर। निवरदलेस। निवरदलेस का मतलब कि क्या मैंने आपको बताया था, इसके बावजूद, के मतलब, हाँ, अगर आप ऑल्दो लगाते तो फिर आप यहाँ लगाते, ऑल्दो द ट्रैफिक वाज हैवी, वी अराइव्ड ऑन टाइम। अगर ऑल्दो लगता तो वो यहाँ लगता, यहाँ पे आप लगाएंगे निवरदलेस, ठीक है, इसके बावजूद। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? निवरदलेस आएगा। नेवरदलेस। हाँ, ठीक है, नेवरदलेस। और ही डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम। as a एज अ result, रिजल्ट एज ए रिजल्ट। रिजल्ट ही फेल। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट या देयरफॉर, ठीक है। एज अ रिजल्ट भी यहाँ पे लग सकते हैं, देयरफॉर भी लग सकते हैं। आई एंजॉय स्विमिंग इन द समर। in addition, इन एडिशन। हाँ, आई एंजॉय स्विमिंग इन द समर, इन एडिशन आई लाइक हाइकिंग इन द In फॉल। addition, इन एडिशन। उसके बाद द न्यू टीचर इज वेरी फ्रेंडली डैश, शी ऑल्दो। हैज, आल्दो। in ऑल contrast, कंट्रास्ट। char, in ठीक है, contrast. contrast, तो फ्रेंडली है, ठीक है, टीचर बड़ा फ्रेंडली है, बट उसके जो क्लास के रूल्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। मतलब आप यहाँ पे In कह सकते contrast. हैं, यहाँ पे मेरे जैसे किसी टीचर की बात हो रही aywa, है ना? यस। जी sir, आई एम वेरी फ्रेंडली बट माई क्लास रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। टाइम पे आना है, टाइम पे क्लास स्टार्ट करनी है, क्लास में स्टडी के अलावा कोई डिस्कशन नहीं होगी। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर, आप आपसे हमें फीलिंग ये आती है कि आप बहुत सख्त टीचर हैं। और कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत कूल हैं, आप बहुत वो हैं, फ्रेंडली हैं। तो बेसिकली आई एम अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। mixture, यस, एग्जैक्टली। अच्छा, इन कंट्रास्ट, ये है तो फ्रेंडली लेकिन उसके रूल्स जो हैं वो क्या हैं, जैसे हम कहते हैं यार चीज तो बहुत अच्छी है लेकिन महंगी है। अच्छा, वी कैन गो फॉर अ वॉक दिस इवनिंग डैश, देयरफॉर। फिनिश आर वर्क फर्स्ट। although, देयरफॉर। therefore देयरफॉर। लगे, Therefore, although, देयरफॉर। नहीं, ऑल्दो नहीं आएगा। therefore, therefore, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई ये अगर आपने बाहर जाना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। वो कहती है कि वो कहता है कि वी कैन गो फॉर अ वॉक दिस दिस इवनिंग, हम जा सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना काम जो है वो पहले करना पड़ेगा। उसके बाद चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड ऑल आफ्टरनून। आल्दो। although दो, they were tired by me. दो,
In contrast, There and in as a result. As a result. as एज a अ result. इसका As मतलब a है, result. हाँ, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है ना वो तवज्जो के साथ नहीं बैठे हुए। ठीक है, गुड रुमेसा, वेरी गुड। ओके, सो इसका मतलब है रुमेसा क्लासेस ले रही है। रुमेसा स्पॉटेड। जी आयशा क्या पूछ रहे हो आप? सर क्वेश्चन नंबर 3 में इन कंट्रास्ट भी आ सकता है, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 3 है किधर? आई एंजॉयड स्विमिंग इन द समर इन कंट्रास्ट, नहीं यहाँ पे कंट्रास्ट, हाँ बिल्कुल इन कंट्रास्ट भी आ सकता है। हाँ सर बिल्कुल इसमें यहाँ पे, ऑल्दो आ सकता है? नहीं ऑल्दो नहीं आ सकता, ऑल्दो नहीं आ सकता। सर ऑल्दो इसकी के रीजन बाद, क्या है? ऑल्दो की, जी सर। अब ऑल्दो में ये होता है कि आप एक ऑपोजिट सिचुएशन बता रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑल्दो ऑल्दो आई लाइक स्विमिंग इन द समर, ठीक है, ऑल्दो आई लाइक, अगरचे मुझे सर्दी गर्मियों में मुझे नहाना पसंद है, आई समटाइम्स गेट बोर्ड ऑफ इट। ठीक है, ऑल्दो जो होता है ना, ये इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ कंसेशन इसको कहा जाता है कि यार, जैसे हम कहते हैं ना, ऑल्दो यू आर माई फ्रेंड आई विल नॉट गिव यू माई बाइक। सर ये नहीं, अपने आइडिया को खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। सर इसी तरह लास्ट वाला जो हमारे पास है वो भी, उसमें भी ऑल्दो आएगा। नंबर 7 में, जी सर। चलो वहां तक हम आप आ गए हैं। मैनी पीपल एंजॉय ईटिंग फास्ट फूड, ऑल्दो। Although. ऑल्दो इट्स नॉट हेल्थीएस्ट चॉइस। हाँ, अब यहाँ पे ये कह सकते हैं Although. ऑल्दो। ऑल्दो इट्स Fine. नॉट, ऑल्दो इट्स नॉट द हेल्थीएस्ट चॉइस। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि इन कंट्रास्ट इट्स नॉट द हेल्थीएस्ट चॉइस। और आप ये भी कह सकते हैं निवरदलेस। निवरदलेस में तो यार जो मर्जी है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बंदा कह रहा है कि यार यार प्लीज यार, मैं मेरी बात मान लो, ठीक है, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा किया है, मैं आपके हमेशा काम आता हूँ, आप कहते हैं निवरदलेस आई विल नॉट टॉक टू यू। जैसे नाराज नहीं हो जाते, नाराज होके जाके रोज के बैठ जाते हैं बच्चे, तो मामा मनाने के लिए आती हैं, बेटा खा लो कुछ नहीं होता, ऐसे है वैसे। आपको अम्मा 100 आपको लॉजिक्स देती हैं, आप आगे से कहते हैं नहीं मामा मैंने नहीं खाना, ठीक है, सर नहीं ऐसे तो नहीं बोलते हैं। हैं ऐसे, बस मामा छोड़े, बस मामा मुझे नहीं पता। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, वो एक निवर्दलेस सिचुएशन होती है। निवर्दलेस का मतलब होता है कि यार सारी बातें साइड पे, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये ऐसे है, ठीक है ना। तो द तो थिंग इज, स- सर जी जी, इसकी जगह डिस्पाइट यूज कर सकते हैं? क्या चीज? नेवरदलेस की जगह डिस्पाइट। नहीं, डिस्पाइट में फिर ये होता है कि डिस्पाइट हमेशा जो होता है ना, वो जो कॉज होती है ना उसके साथ आता है। निवर्दलेस रिजल्ट के साथ यूज करते हैं। ओके सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूंगा कि डिस्पाइट हिज रूड बिहेवियर, डिस्पाइट हिज रूड बिहेवियर द टीचर लिसन टू उमर। ठीक है, डिस्पाइट हिज रूड बिहेवियर द टीचर लिसन टू उमर। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि उमर बिहेव्ड रूडली, उमर बिहेव रूडली, निवर्दलेस, ठीक है, द टीचर लिसन टू हिम। समझ आ रही है ना? कैसे समझ आ गई है? दिस इज हाउ यू आर गोना यूज इट। इवन दो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं लगा सकते इवन दो हिज रूड बिहेवियर, क्योंकि इवन दो के बाद क्लॉज आती है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इवन दो उमर बिहेव्ड रूडली द टीचर लिसन टू हिम। 7 वाले में, 7 वाले में मैनी पीपल इंजॉय ईटिंग फास्ट फूड इवन दो इट्स नॉट द हेल्थीएस्ट चॉइस। हाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं इवन दो, ऊपर नहीं है लेकिन आप लगा सकते हैं। अच्छा, मैं तो चाह रहा था कि आज आपको मैं ट्रांजिशनल फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन चलें इसी को एक फिर हम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा चलें जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रैफिक वाज सर हैवी, ये तो वही है, ये सेम वही ऊपर है, है। सेम। ये सेम ही है।
सॉरी, सेम ही रिपीट हो गया। सर चले, हाँ बस बूढ़ा हो गया हूँ यार मैं अब। अच्छा, वी वर प्लानिंग टू गो आउट फॉर पिकनिक डैश। however, यस। सर हाँ पहले पर बताते हैं वर्ड्स किधर हैं। नोट्स किधर हैं? नोट्स किधर हैं? नहीं नहीं, वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स ऊपर लिखे हुए ना जानी। यूज योर आंखें। आंखें किस लिए इस्तेमाल करते होते हो? सिर्फ मूवी देखने के लिए? ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक ये है। सर आजकल क्यों जो सर हैं वो बहुत बहुत टीचर्स कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हमारे एक स्कूल में टीचर हैं वो भी कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये क्या हिसाब है? ये आप लोगों की बरकत है ना, आप लोग माशाल्लाह से हो इतने एक्टिव हो कि आप लोग टीचर्स को बूढ़ा कर देते हो। ओके, ऑल राइट, सो वी वर प्लानिंग टू गो आउट फॉर अ पिकनिक, हाउएवर, मतलब हम जाना चाह रहे थे, लेकिन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली एंड वी हैड टू कैंसिल इट। अच्छा, आई सर एज ए वांट, रिजल्ट भी आ सकता है। नहीं, नहीं, पिकनिक को प्लान करने का रिजल्ट ये नहीं निकलता होता कि बारिश शुरू हो जाती। समझ आ रही है ना? हम्म। हाँ, अगर यहाँ पे होता कि वी वर प्लानिंग टू गो आउट फॉर अ पिकनिक, फुल स्टॉप, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, full stop, as a result we had to cancel it। जी। समझ आ रही है ना? जी सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। as a Therefore, result, in addition, Therefore, In as a addition, result या फिर therefore, therefore, in in addition, addition, therefore, in in addition, addition, therefore, in addition। एयरपोर्ट, वो कहता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है, इसलिए मुझे इस पर फोकस सर करना है डिस्ट्रैक्शंस के। सर as a result भी यूज हो सकता है ना? नहीं, प्रोजेक्ट को मुकम्मल, देखो दैट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स का क्या रिजल्ट निकलता होता है? स्टेटमेंट्स का कोई रिजल्ट नहीं निकलता होता है। रिजल्ट हमेशा क्या होता है? रिजल्ट हमेशा एक्शंस का होता है। ठीक है। समझ आ रही है ना? एक्सक्यूज मी। जी सर। जी जी। आप देखो, मैं आपको सर एक सिचुएशन बताता हूँ ना। अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू फ्लाई इन द एयर, एज अ रिजल्ट आई नीड विंग्स या देयर फॉर आई नीड विंग्स? therefore, हम्म। as a result। नो। therefore, तो या फिर सर तब तो इसको consequential किस use तरह हो सकता डिफरेंशिएट है। करेंगे, मुझे समझ नहीं आई इस बारे तो में। यार देखो, अगर मैं कहता हूँ कि आई वॉज फ्लाइंग इन द एयर डैश, माई विंग्स गॉट ब्रोकन, तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट, या फॉर एग्जाम्पल As आप a ये कह result, सकते हैं कि वाइल आई वॉज फ्लाइंग इन द एयर आई क्रैश्ड इनटू अ क्रो। तो फिर आप अब देखो, इसमें एक एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई? ये मतलब कि इज इट? सर किसी सिचुएशन को आप बताओ, उसका कोई रिजल्ट आए तब आप यूज कर सकते हैं सिर्फ इसको। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई एक्शन होगा ना, कोई काम होगा, तो जी उसका जी। नतीजा, बातों का कोई नतीजा निकलता ठीक होता है। ठीक। ठीक समझ गया मैं। बात का तो बेटा कोई नतीजा नहीं निकलता ना। जी ठीक है। मतलब मैं कहूँ कि यार, मुझे मुझे 10 किलो पानी पीना है, ठीक है, एज अ रिजल्ट, मुझे पानी ला दो, या मैं कहूंगा कि देयर फोर मुझे पानी ला दो, therefore, देयर फोर, ठीक है। तो एक्शन होगा तो उसका बेटर रिजल्ट निकलेगा ना। अगर सिंपल आप एक बात कर रहे हैं तो फिर आप उस बात की वजह बताएंगे, नतीजा नहीं बताएंगे उसका। ठीक है सर। तो मुझे यहाँ पे सर्दी consequential use हो सकता है। मुझे देखो, मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मुझे कंबल दे दो, और ठीक मुझे है। सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने कंबल ओढ़ लिया, या एज अ रिजल्ट आई गॉट सिक। तो नतीजा निकलता है एक्शन का, और रीजन चाहिए होती है किसी किसी काम को स्टार्ट करने की, या किसी बात की के अंदर जो आप एक कोई बात कर रहे हैं, उस बात की कोई ना कोई आप फिर आगे वजह बयान करते हैं। जी वासिफ। हाँ जी सर वासिफ बेटा। इसमें सर इसमें हम यूज कर सकते हैं फर्स्टली, नहीं, नो। फर्स्टली आप तब थोड़ा यूज करेंगे, अगर आप चार पांच चीजें बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, एट फर्स्ट आई नीड टू, या फर्स्टली आई नीड टू फोकस इट
focus on it without distractions. Secondly, I need all the required documents. फिर सीक्वेंस बनेगा ना. ओके सर. Okay, the movie was very इसमें interesting. सर जी जी In yes. addition, इन सर एडिशन इसमें कॉन्सिक्वेंटली यूज कर सकते हैं in second वाले addition, को? नहीं, कॉन्सिक्वेंटली भी नहीं लगा सकते. सर लेकिन ये तो कॉन्सिक्वेंस नहीं बता रहे कि डेडलाइन की वजह से आई हैव टू फोकस. बच्चे अगेन अगेन कॉन्सिक्वेंटली में और एज अ रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है. एक्शन होगा तो कॉन्सिक्वेंटली होगा ना. ओके सर. ठीक है. कोई एक्शन देखो, बगैर एक्शन के कॉन्सिक्वेंस कैसे हो जाएगी? तो दैट्स अ सिंपल स्टेटमेंट. ओके सर समझा गए. ठीक है. हाँ, अगर यहाँ पे ये होता कि आई वांटेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक. ठीक है. Yes, आई sir. वांटेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक. ठीक है. और उसके बाद आप कहेंगे कि देयरफॉर आई नीडेड टू फोकस ऑन विदाउट डिस्ट्रैक्शंस. I did it without yeah, for example, I wanted to finish the project by the end of the week. I sat down and focused on it without distractions. Consequently, I accomplished it. कि आपने कोई काम किया, काम आपने क्या किया कि आप बगैर डिस्ट्रैक्शंस के बैठ गए, अब उसका कॉन्सिक्वेंस निकलेगा. खाली बातों का तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं निकलता होता. बातों का कॉन्सिक्वेंस निकलता होता तो फिर ये हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये सारे के सारे अल्लाह के वली होते. ये अपनी बातों पे बख्शे जाते. इनकी बातों से ही मुल्क के हालात ठीक हो जाते. बातों का कोई नतीजा नहीं निकलता होता. कॉन्सिक्वेंस काम का होता है, बातों का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता. बातों की रीजन देखी जाती होती है, बातों की वजह देखी जाती होती है. अच्छा, उसके बाद द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. इन in एडिशन addition, in जी हाँ, addition, मूवी भी अच्छी थी और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी अच्छे थे. सॉरी, स्पेशल इफेक्ट. इन एडिशन. अच्छा, शी वॉज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. as a result, रिजल्ट. एज अ रिजल्ट भी आ सकता है, देयरफॉर भी आ सकता है. ठीक है. देयरफॉर शी रिसीव्ड द हाईएस्ट ग्रेड इन द रिजल्ट. ठीक है. देयरफॉर यहाँ पे आएगा. हाँ, और अगर यहाँ पे होता कि शी स्टडीड थ्रू आउट द ईयर, तो फिर देयरफॉर एज अ रिजल्ट लगेगा सर फिर. ज्यादा मुनासिब होता. हाँ. लेकिन सर फिर भी गलत नहीं होगा. नहीं, नहीं, सही तो होगा ना फिर भी. ये ठीक होगा ना. मतलब अगर अगर आप बता रहे होते ना एक्शन कि शी स्टडीड थ्रू आउट द ईयर, तो फिर आप कहते हैं कि एज अ रिजल्ट, तब इसके पूरा साल पढ़ने का नतीजा ये निकला कि शी रिसीव्ड द हाईएस्ट ग्रेड. अब यहाँ पे है एक स्टेटमेंट, शी वॉज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. इसलिए मतलब यार उसके अच्छे नंबर क्यों आए? क्योंकि यार वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है. अच्छा, ही सर यहाँ पे as a result ज्यादा appropriate नहीं है नहीं, words में. देयरफॉर ज्यादा अप्रोप्रिएट है. Okay sir, thank you. ठीक है. एक्सीलेंट स्टूडेंट होना जो है वो आपके अच्छे ग्रेड्स की एक वजह बन सकती है. समझ आ रही है? बट एक्सीलेंट स्टूडेंट होना, it never always results in scoring high grades. It can be one of the reasons. I hope you got my point. यस सर. हसीबा, ओ हसीबा. सर मैंने नहीं पूछा था, किसी और ने पूछा था. अच्छा चलो ठीक है. He missed the bus this morning. कॉन्सिक्वेंटली. On the other hand, Consequently. अब यहाँ पे अब देखिए एक्शन हुआ है ना, तो अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि consequently, ठीक है, या एज अ रिजल्ट. ठीक है. consequently he was late for his appointment, या as a result he was late for his appointment. सर दोनों चलेंगे या फिर इनमें से कोई एक ज्यादा अप्रोप्रिएट है? दोनों दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली अप्रोप्रिएट है. ठीक है सर. ओके, यू आसान कैन और सरकम की जरूरत है. you can choose from a variety of dishes. for instance, फॉर इंस्टेंस. Yes, you can choose from a variety of dishes.
फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस आर रेस्टोरेंट स्पेशलाइजेज इन पाकिस्तानी कुजीन। ठीक है। अच्छा, द टीम हैड अ ग्रेट स्ट्रेटजी। therefore। देयरफॉर भी आप यहाँ पे देयरफॉर लग सकता है, यहाँ पे आप देयरफॉर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एज अ रिजल्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है। द टीम, लेकिन ठीक। देयरफॉर ज्यादा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। द टीम हैड अ ग्रेट स्ट्रेटजी, देयरफॉर दे मैनेज टू विन द गेम। और अगर यहाँ पे होता कि द टीम प्लेड विद ग्रेट इंथुजियाज्म, एज ए तो रिजल्ट। फिर एज अ रिजल्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता। तो एज अ रिजल्ट और देयर फोर में हमने नतीजा क्या निकाला कि एज अ रिजल्ट और देयर फोर जो हैं ये एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने देखना है कि अगर किसी बात को, किसी नतीजे को किसी स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा हो तो फिर देयर फोर लगाएंगे, और अगर किसी नतीजे को किसी एक्शन के साथ कनेक्ट किया जा रहा हो तो फिर आप क्या लगाएंगे? हम्म। सर ज़रूरी है कि अगर जहाँ पर भी एज अ रिजल्ट यूज़ किया जा रहा है तो उधर हम कॉन्सिक्वेंटली भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस का जो एक तरह से कह सकते हैं, हर लफ्ज का ना अपना एक ऑरा होता है, हर लफ्ज का अपना एक फ्लेवर होता है, हर ठीक। लफ्ज का अपना। ठीक। ठीक है। तो ठीक है सर। कॉन्सिक्वेंसेस का जो ऑरा है वो थोड़ा नेगेटिव सा है, थोड़ा डार्क सा ऑरा है। सही। समझ आ रही है ना? जैसे हम जी कहते हैं सर। ना, जैसे हम कहते हैं ना कि यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जी जी सर, समझ गया मैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि यू विल हैव टू फेस द रिजल्ट्स। रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा हमारे पास। रिजल्ट का ऑरा थोड़ा पॉजिटिव है। तो कॉन्सिक्वेंटली हम जहाँ वहां पे लगाते होते हैं जहाँ पे थोड़ा एक डार्क सी सिचुएशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ना, कॉन्सिक्वेंटली ही वाज लेट फॉर हिज अपॉइंटमेंट। और एज अ रिजल्ट हम लगाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी, और ये कोई कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये यहाँ पे इसको हम लोग बोलते होते हैं लिंग्विस्टिक चॉइसेस, लिंग्विस्टिक अप्रोप्रिएटनेस। एक ही बात को करने के हजार तरीके हो सकते हैं। ठीक है समझ आ सर। रही है ना? जी सर। हाँ। मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ कि जानी मेरी बात सुनो, तो थोड़ा सा चल जाएगा कि चले यार खैर है, मतलब ना सर ने एक वर्ड यूज कर लिया, थोड़ा मतलब थोड़ा उस तरह का है, लोकल सा वर्ड है, लेकिन क्लास में सर ने यूज कर लिया, चलो। लेकिन अगर मैं कहूँ जाने मन मेरी बात सुनो, तो फिर आप कहेंगे सर आप मेरे ऊपर लाइनें मार रहे हैं। अब क्या है कि, हाँ, तो होगा क्या कि मतलब देखो एक ही कैटेगरी के दो वर्ड्स हैं। समझ आ रही है ना? लेकिन जी हर सर। वर्ड का अपना अपना एक ऑरा होता है, और उस ऑरे के अकॉर्डिंग आप वर्ड को यूज करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी लैंग्वेज जो है उसके अंदर वो, जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं ना, चाशनी आ जाती है, उसके अंदर एक एक निखार आ जाता है आपकी आपकी आपके लिखे के अंदर। सर जी। जी बेटा। अगर हम एक ब्लैंक्स में सर दो लिख लें, जैसे आपने कहा कि कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट दोनों सेम है, हाँ, तो दोनों मतलब लगा दो, मतलब दोनों लगा दें। जी जी। ऐसे तो नहीं होता ना दोनों लगा दें, एक लगाना पड़ेगा ना आपको, दो ट्रांजिशनल डिवाइसेस तो नहीं लगा सकते इकट्ठे एक ही जगह पे। लेकिन ठीक है। सर दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों एक जगह आएंगे। ये दोनों का मतलब सेम होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि दोनों को आप इकट्ठा यूज कर दो, दोनों को मतलब सेम होने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी उर्दू में आपको पढ़ाया जाता है ना, वो जो गलतियां होती हैं, माह रमजान का महीना आ गया, सेंटेंस ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है। आप कहें कि सर महीना और माह एक ही चीज होती है, तो एक ही चीज है इसीलिए तो दोनों यूज नहीं करते आप। या आप कहें कि रमजान का महीना आ गया, गलत आप, है सर। हाँ, या आप कहें कि रमजान का महीना आ गया, या आप कहें कि माह रमजान आ गया, तो दो इकट्ठी दो, मतलब वो आपका सेंटेंस जो है ना उसकी वो उसमें स्पार्क आ जाएगा। ठीक है। दो तारें एक ही ऐसी तारों को आपस में जोड़ेंगे तो स्पार्क नहीं आ जाता, तो दोनों में से एक को यूज करना है। अच्छा सर, और ये कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट लिख लिया तो फिर भी मार्क्स कटेगा या देगा सर? क्या चीज? ये कॉन्सिक्वेंट, ये जो आपने लिखा हुआ है ना इधर, ये फिफ्थ वाले में सर, इसमें हाँ। अगर हम एज अ रिजल्ट लिख लें? हाँ, एज अ रिजल्ट लिखने तो कोई कोई हर्ज नहीं है।
कोई हर्ज नहीं है, आप ऐसा रिजल्ट लगा लें, नो हर्ज इन दैट, बट इट इज, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, हाँ जी अप्रोप्रिएटनेस। सर। मतलब देखो, एक काम को सही करने का तरीका होता है और एक जुगाड़ वाला तरीका होता है, ठीक है। तो अब जुगाड़ करने से भी काम हो जाता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप उसको सही तरीके से करें। जी सर। बिल्कुल, उर्दू में ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं अहमद, उर्दू में भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। वो जो आप बनाते हैं ना, सबबी जुमले, इस्तिदराकी जुमले, ठीक है, वस्फी जुमले, तो उनके अंदर इलावा जी, चूंकि, इसलिए, इस वजह से, इस सबब से, ठीक है, लिहाजा, तो ये सारी की सारी जो हैं ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। रिपोर्ट राइटिंग में कितनी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं? रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप जो है वो, मतलब देखें, रिपोर्ट राइटिंग जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आप एटलीस्ट हर पैराग्राफ के अंदर एक एक ट्रांजिशनल डिवाइस तो यूज करें ना, हर पैराग्राफ में। All right, so that would be all for today. We will be back again tomorrow, and in tomorrow's class we will do the figures of speech. अल्लाह हाफिज सर। Okay, Allah Hafiz. Have a good day. Have a goody day. Allah Hafiz.